एक पार्ट पहले एक सोसाइटी में उसका पार्ट हैं, इस सोशल जस्टिस सिस्टम का हम एक पार्ट है। तो क्यों ना हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हुए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने कंधों पे क्यों ना उठाएं। ख़ासतौर पे सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक वो इतना मैला हो चुका है कि एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे हर जायज़ नाजायज़ काम करना पड़ेगा। अब डॉल्फिन जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए लिस्ट में मौजूद था, तो मैंने वैसे लैपटॉप के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर वो लैपटॉप का निशान एक और कैंडिडेट को मिल चुका था। डॉल्फिन का निशान था, तो लोगों को वैसे भी डॉल्फिन के निशान का पता भी है, मारूफ निशान है लोगों में। आप वैसे भी देख लें कि माशरे में भी उन्हीं अफराद की, उन्हीं लोगों की, उन्हीं ख़ानदान की उनकी इज़्ज़त होती है जिनके पास पैसा होता है, जो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट होती है। कि आपने अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। आप एक कंज्यूमर सोसाइटी है, दुनिया में कोई चीज़ बनती है, आपकी सोसाइटी में कंज्यूम होती है, आपके पास से पैसा बाहर चला जाता है, आपके मुल्क में पैसा आता नहीं है। तो आपकी रियासत ने आज तक कमाना नहीं सीखा कि हमारे जो सूबे के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनको इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड और वहाँ पे एक मेरिट का निज़ाम लाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तूबा खिज़र। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खुर्रम कमाल साहब, जो पेशे के एतबार से वकील हैं और NA 241 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आइए खुर्रम साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सियासत में आने का इरादा कैसे हुआ और क्या चीज़ उन्हें यहाँ तक ले आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि सियासत में, बाकायदा तौर पर सियासत में आने का कैसे सोचा है। बीइंग अ लॉयर तो एक अलग सिस्टम होता है, सियासत एक अलग सिस्टम है, तो आपको क्या चीज़ मुतासिर ऐसी की कि आप यहाँ पर आए। पहले तो मैं अपने सवाल में ही मेरा जवाब आपके सवाल में ही छुपा है। ठीक है। आपने कहा कि वकालत और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें, ऐसा नहीं है। बीइंग अ लॉयर हम लोगों से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। वकील का काम ही 24 घंटे लोगों के साथ राब्ते में रहना है, लोगों के मसाइल को वो हल करता है। वो उसका आइनी हल, कानूनी हल तलाश करने के लिए लोगों के मुकदमात को अदालतों में लेकर जाता है और उनको इंसाफ लेकर देता है। तो वकील कभी भी पब्लिक से जुदा नहीं रहता। तो जब हम एक पार्ट पहले एक सोसाइटी में एक उसका पार्ट हैं, इस सोशल जस्टिस सिस्टम का हम एक पार्ट है, तो क्यों ना हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हुए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपने कंधों पे क्यों ना उठाएं और लोगों के मसाइल को पार्लियामेंट तक क्यों ना लेकर जाएं। बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार आप इलेक्शन में खड़े हैं, तो आपने कोई पार्टी क्यों चूज़ नहीं की, और मुझे ये भी बताएं कि आपका इंतखाबी निशान क्या है। मेरा इंतखाबी निशान डॉल्फिन है। और जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है पार्टी क्यों नहीं चूज़ की, आपको पता है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है, ख़ासतौर पे सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक, वो इतना मैला हो चुका है कि एक आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे हर जायज़ नाजायज़ काम करना पड़ेगा, बहुत तगदो करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी ये एश्योरेंस नहीं है कि मुझे पार्टी में कोई मकाम मिलेगा। तो दैट्स वाई। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो नज़रिया है, आपका जो मंशूर है, उससे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपके ज़हनी रुझान मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ देखनी होती है। तो हमारे यहाँ तो आजकल ज़्यादातर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पावर पॉलिटिक्स की तरफ जा रही हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना टिल्ट लेकर जाऊँ। और फिर लोग जो हैं वो ये नहीं देखते कि ये कैंडिडेट कौन है, वो फिर पॉलिटिकल पार्टी की वजह से भी वोट आपके तकसीम हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि मेरा जो अपना प्रोग्राम है वो मैं वही पेश करूँ और उसी पे बात करूँ और उसी पे वोट लूँ। आपका जो इंतखाबी निशान है वो डॉल्फिन है, और डॉल्फिन PSP से मुंसलिक था, तो आपने डॉल्फिन ही क्यों चूज़ किया। मुझे दूसरे प्रोग्राम में ये सवाल पूछा जा रहा है, इससे पहले भी एक बार मुझसे पूछा गया है ये बात। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने PSP ख़त्म कर दी, वो MK में जम हो गए। अब उनका इंतखाबी निशान पतंग है। अब डॉल्फिन जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए लिस्ट में मौजूद था, तो मैंने वैसे लैपटॉप के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर वो लैपटॉप का निशान एक और कैंडिडेट को मिल चुका था। तो उसके अलावा डॉल्फिन का निशान था, तो लोगों को वैसे भी डॉल्फिन के निशान का पता भी है, मारूफ निशान है लोगों में। तो किसी और ने ये निशान चूज़ नहीं किया। मैं जिसकी दरख्वास्त पहले आती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेरी दरख्वास्त पहले थी, जिस तरह वो लैपटॉप वाले साहब की दरख्वास्त पहले थी तो उनको प्रायोरिटी दी गई। डॉल्फिन के लिए दरख्वास्त मेरी पहले थी तो मुझे प्रायोरिटी दी गई। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि आपका सियासी मंशूर क्या है।
देखिए, सियासी मंशूर तो मैंने अपना 7 नकाती प्रोग्राम बताया है। इसका पहला प्रोग्राम ही मेरा मुआशी खुद मुख्तारी है। मुआशी खुद मुख्तारी बग़ैर आप अपनी कौम को या अपने रियासत को मुआशी खुद मुख्तार बनाए बगैर आप कोई ऑब्जेक्टिव हासिल कर ही नहीं सकते। आप वैसे भी देख लें कि माशरे में भी उन्हीं अफराद की, उन्हीं लोगों की, उन्हीं ख़ानदान की, उनकी इज़्ज़त होती है जिनके पास पैसा होता है, जो मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे पहले भी तो बहुत सारी पार्टीज़ ये बातें करती रही हैं, नौकरियां देंगे, घर देंगे। अभी तो आप देखें सियासी बयानबाजी चल रही है। आपके पास ऐसा कोई प्लान है ठोस जिस पर आप अमल करें? देखिए, नौकरियां देने से और घर देने से आप मुआशी खुद मुख्तार नहीं होंगे। मुआशी खुद मुख्तारी उसी वक्त आ सकती है जब आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कल्चर को आप प्रमोट करें, आप अपनी ज़रूरी पैदावार को एक्सपोर्ट करें, आप अपनी इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आप आईटी सेक्टर में इतना रेवोल्यूशन, इंडिया आईटी सेक्टर से इतने डॉलर्स कमा रहा है, मगर आपने आज तक आईटी सेक्टर को नेग्लिजेंट, आप उसकी नेग्लिजेंस की तरफ है। ये भी है कि हमारे यहाँ पे कारखानों के बजाय लंगर खानों को फ़रोग दिया जा रहा है। ये ऑब्वियस रीज़न है। अब वो इस पे ज़ाहिर है मैं कमेंट करूँगा तो वो एक आ जाएगा कि जी मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आपने 70-75 सालों में अभी तक तो आपने अपने मुल्क, आपने ये सोचा ही नहीं है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। आप एक कंज्यूमर सोसाइटी हैं। दुनिया में कोई चीज़ बनती है, आपकी सोसाइटी में कंज्यूम होती है, आपके पास से पैसा बाहर चला जाता है, आपके मुल्क में पैसा आता नहीं है। तो आपकी रियासत ने आज तक कमाना नहीं सीखा। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमने दुनिया में रूल करना है, रूल करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा कोई और जनरेट करे और आप हुकूमत करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद पैसा जनरेट करें, आपकी इकॉनमी खुद तगड़ी हो, तो कोई मुल्क आपको बेइज्जत नहीं करेगा, कोई कौम आपको बेइज्जत नहीं करेगी। आपकी बेइज्जती तभी होती है जब आपके पास पैसा नहीं होता। तो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होना इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ माई प्रोग्राम। सर, मुझे ये बताइएगा कि आवाम के मसले हल कैसे करेंगे आप? देखिए, आवाम के मसाइल, जैसे लोग ये समझते हैं कि जी एमएनए जो है वो हमारे सीवरेज लाइन ठीक करा देगा, हमारे घर में पानी का टैंकर डलवा देगा। बेसिकली ये काम होता है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, ये उनका काम होता है। और एमएनएज जो होते हैं वो लेजिस्लेशन के लिए मुंतखब होकर जाते हैं। मगर चूँकि लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे हर मुश्किल वक्त में एमएनए एमपीएस जो है वो उनके साथ खड़े हों, तो उसके लिए मेरे जहन में एक ये आइडिया है कि मैं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, अपनी ईगो को बालाए ताक रखते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो पूरे एनए के अंदर, जिसमें 2 एमपीएस जो मुंतखब हों, जो यूनियन काउंसिल आती है, जिस तरह सदर टाउन की 13 यूनियन काउंसिल हैं, उनके चेयरमैन, उनके काउंसलर्स, 10 वार्ड हैं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के, क्योंकि मेरा इलाका क्लिफ्टन डिफेंस सदर सिविल लाइन है। तो इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना करके लोगों के मसाइल उन तक एड्रेस किए जाए। क्योंकि देखें, आपने इतना ज़्यादा, आपने अगर खाली कॉल्स करके उनका फॉलोअप ही ले लें तो लोगों को काम हो जाता है। तो अपने एंड पे आप जितना इनपुट दे सकते हैं उसको ज़रूर करेंगे हम। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में लोग देखेंगे अगर मुझे मुंतखब किया तो उनको दे विल फील द डिफरेंस। खुरम साहब, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके मसले एमएनए या एमपी हल नहीं करवाएगा, बल्कि इसके लिए एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। आपके मंशूर में आपने तालीम का कहीं जिक्र नहीं किया। आपको पता है पाकिस्तान की आवाम नाख्वानदा है और शायद इस वजह से उनके ये तमाम तर मसाइल जो वो पेश आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, तालीम जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है और सूबाई असम्बली और की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो उस पर फुल अथॉरिटी, दे हैव द कंप्लीट अथॉरिटी और वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तालीम को मैंने बिल्कुल ही उसको डिस्करेज किया है या मैं तालीम की तरफ कोई अमली इक़दाम करना नहीं चाहता या मैं उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये चूँकि सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आता है और सूबाई गवर्नमेंट इस पर काम कर सकती है। मोर ओवर जो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं जो कर सका वो मैं ये ज़रूर करूँगा कि हमारे जो सूबे के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उनको इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड और वहाँ पे एक मेरिट का निज़ाम लाया जाए ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में जाना पसंद करें। इवन कि आपके यहाँ आज भी पंजाब और केपीके में चले जाएं तो सरकारी स्कूलों की हालत हमारे सिंध से बहुत अच्छी है, बहुत
बेहतरीन हालत है। लोग आज भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों से वो एक आम तासुर है ना कि पंजाब का बच्चा सिंध के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ नेक्स्ट लेवल पढ़ा रहा उसकी वजह ये है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल आज भी वेल मेंटेन्ड हैं और वहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने उस पर काम किया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि हमारी सूबाई हुकूमत ने या आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंडर भी जो स्कूल्स हैं उन्होंने उस पर वर्क ही नहीं किया। मोर ओवर इसकी एक रीज़न ये भी है, मैं लेट मी कंप्लीट, एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल ने जाल बिछा करके वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब ये प्राइवेट स्कूल वाले भी सरकारी स्कूलों को चलने नहीं देते। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने मंशूर में नाजायज़ टैक्सेस की भी बात की है, ये क्या होते हैं और ये कैसे ख़त्म होते हैं? देखिए, ये चूँकि मेरा हल्का क्लिफ्टन डिफेंस का है तो वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड वाले करते क्या हैं, डबल टैक्स करते हैं लोगों को। अब अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज़ की उसने प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया और अगर उसने रेंट पे दे दिया तो वो रेंट पे भी टैक्स लेते हैं, तो वो डबल ट्रिपल टैक्सेशन पे चला जाता है। लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बहुत बड़ा मसला है, तो वो नाजायज़ टैक्सेस हैं जिनको हमने ख़त्म करवाना है। ये बेसिकली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड है, इसलिए ये ज़रूरी था। आपको पता है तो ये हमें पता है और फिर होता ये है कि वो लोग हमारे पास आते हैं, फिर हम हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करके उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वगैरह ले करके वो फिर बात वहीं पे पहुंच जाती है। अल्टीमेटली उनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो वक्ती रिलीफ तो मिल जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि तमाम केसेस में डिसीजन तो उनके फेवर में नहीं आता। तो ये लेजिस्लेशन का काम है कि वो उनको रोका जाए डबल टैक्सेशन। अच्छा खुरम साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हमारे नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को, क्योंकि लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हम वोट डालने नहीं निकलेंगे। देखें, लोगों को यही मैसेज है मेरा। एक तो इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है, ख़ासतौर पर एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी के लिए बहुत कॉस्टली एक एक्सरसाइज है। तो आप ज़रूर अपने जहाँ पे भी है आप उन लोगों को वोट दें जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकें, जो आप में से हों, जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकें। और ये मत देखें कि किसके साथ कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, किसके साथ कितना प्रोटोकॉल है। इन चीज़ों को डिस्करेज करें और अपने जैसे लोगों को लेकर आएँ। और इलेक्शंस, हाँ, इलेक्शन में आप बल्कि ये आपने अच्छा कि सवाल पूछ लिया। एक दोस्त ने भी मुझसे पूछा, आप बताएं कि आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई। एनए के कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए 30,000 रुपये जमा करवाने होते हैं और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। कई लोगों ने ये समझा हुआ था लाख 2 लाख रुपये फ़ीस, इस वजह से भी कागजात जमा नहीं करवाए। मुझे बाद में बताया सियासी शऊर नहीं है हमारे यहाँ। तो यही सबसे बड़ा ये हमारा अलमिया है, सियासी शऊर ना होना, जमहूरी कल्चर ना होना, या वो शऊर दिया नहीं गया आवाम को, ऐसा भी ज़ाहिर फॉर तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खुरम साहब जो बता रहे थे कि वो अपने मंशूर से क्या तब्दीली ला सकते हैं और बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप में से भी कोई चाहता है कि वो मुल्क के हालात बदल सकता है या उसके पास कोई प्लान है या उसके पास क्रिएटिविटी है, तो वो भी बहुत ईजीली इलेक्शन फ़ीस जमा करा के इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट इंतखाबात आकर लड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी।